नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आप तक पहुंचे। स्वागत वाली थाली प्रारब्ध के इस मंच की तरफ से तैयार है और बगल में दिखाई दे रहे हैं व्यालोक जी। तो व्यालोक जी की स्वागत वाली थाली के साथ इनका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। इस समय तेल बड़ा लोकप्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी तेल तेल की चर्चा चल रही है। हमारा विपक्ष तो खैर तेल ही बेच रहा है, तेल लेने चला गया है, बार बार जा रहा है, दिन में 5 वक्त जा रहा है। लेकिन क्या हम आप कल्पना कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, जो कि अभी अभी सत्ता परिवर्तन देख रहा है, और उस पश्चिम बंगाल की दुर्दशा, चाहे वहां की डेमोग्राफी हो, चाहे वो तमाम चीजें हो, मुस्लिम तुष्टीकरण हो, अवैध रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, ये सारी समस्याएं तो हैं ही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बंगाल को आर्थिक रूप से कैसे बदहाल रखा, बंधक रखा, अपहरण करके रखा था ममता बनर्जी ने। हम इस पर भी बात करेंगे कि कहां कहां सबका हिसाब वाली वो कार्रवाइयां चल रही हैं। लेकिन बंगाल अब पूरे देश को ऑयल देगा, तेल देगा। जी हाँ, कलकत्ता से केवल 80 किलोमीटर दूर अशोकनगर, जहां साल 2018 में लगभग 240 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल भंडार की खोज की गई थी। पता चला था, सारी चीजें जांच की गई, लेकिन ममता बनर्जी के इकोसिस्टम ने स्थानीय लोगों का विरोध, जैसा कि ये वामपंथी एजेंडा है, आप जानते ही हैं, उसके बहाने इस पूरे उत्खनन पर रोक लगा दी थी, अड़ंगा लगा दिया था। और अब भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रेसिडेंट, उन्होंने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा है कि बंगाल में ये जो एक बड़ा ऑयल का भंडार है, इसका उत्खनन शुरू होना चाहिए। और अब वो मौका आ रहा है जब बंगाल पूरे देश को तेल भी देगा। आप सोचें, चिंगड़ाहाटी में मैं खुद जाके देख के आया, जिस फ्लाईओवर का मात्र मुश्किल से 100 मीटर का हिस्सा, जो कि एक सड़क के ऊपर आता था, ट्रैफिक डाइवर्जन के प्रपोजल को अप्रूव न करने की कीमत पर ममता बनर्जी ने इतने सालों से रोक रखा था, जो कि काम कंप्लीट हो गया। आप कल्पना कीजिए, पूरे बंगाल में ऐसी कितनी परियोजनाएं होंगी जो केंद्र की होंगी, या मैं कहूं जो राज्य की भी हैं। बंगाल के लोगों को बदहाल स्थिति में रखने का आखिर ममता बनर्जी का इरादा क्या था? बंगाल से अगर तेल निकल रहा, ममता बनर्जी ने उसे क्यों रोका? क्या वो तेल ममता बनर्जी अपने बांग्लादेशियों के लिए रोक के रखी थी? ऐसी तमाम चीजें आप वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें एक महिला कहती है, साहब, कि हमारे पास आधार था, हमारे पास वोटर कार्ड था, हमको लक्ष्मी भंडार का पैसा मिलता था, सिर्फ इस बात पर हमको कहा जाता था कि वोट जाके तुम तृणमूल को दे देना। बंगाल इस हाल में क्यों, व्यालोक भाई? आज हम बात करेंगे बंगाल को कहां, किस सांसद में, किस अंधे कुएं में ममता बनर्जी ने रोक के रखा था और क्यों। आज उनके इरादों पर बात होगी, क्यों। आदमी जब गरीब होता है तो उसे बात मानने में दिक्कत नहीं होती है। ममता बनर्जी पूरे बंगाल को, जो शस्य श्यामला कभी सोनार बांग्ला था, उसको वह बांग्लादेश बना देना चाहती थी। क्योंकि आप देखते हैं ना, बांग्लादेशी टिड्डे यत्र तत्र सर्वत्र, उनको कोई भी काम कहिए। भारत खुद एक मध्यम आय का देश है, लेकिन बांग्लादेशियों को देखिए, वो जहां तहां कोई भी काम कहिए, कुछ भी पैसा दीजिए, वो तैयार रहते हैं। तो ममता बनर्जी की ये दिली इच्छा थी, उनका लक्ष्य था कि बंगाल से सब कुछ को बर्बाद कर दिया जाए। आप अशोकनगर तेल खुदाई की बात कर रहे हैं, मैं 6600 फैक्ट्रियों से शुरू करूंगा सर। एक दो नहीं, 6600 फैक्ट्री। 6600 मतलब कहने में कुछ नहीं जा रहा है, 6600 कह दिया। लेकिन आप सोचिए, बंगाल जैसे राज्य से अगर 6600 फैक्ट्रियां बंद हो जाएं तो उस राज्य का क्या हाल होगा। बंगाल जैसा राज्य, जहां पहली जूट भारत की स्थापित हुई, वहां से जूट मिलों को हटा दिया।
सांस्थानिक तौर पर जूट की मिलों को बंद किया गया, फैक्ट्रियों को बर्बाद किया गया, ताकि बांग्लादेश नंबर 1 हो सके एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल के। क्यों? क्योंकि इनको रियासते पुदीना बांग्लादेश का जो भी कही है, अब ये हुजूर तो बन नहीं सकती हैं, अपना जो भी बनती होंगी वहां पर, औरतों को तो वैसे वहां कुछ बनाते नहीं है, लेकिन जो भी सदर वदर बन के ग्रेटर बांग्लादेश का चूंकि इनको बनना था, इसलिए इन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। आपको पता है दोस्तों, अशोकनगर में क्या मसला है? क्यों 2018 में साहब तेल मिला, आज 24 परगना में आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 24 परगना में 24 आता है, परगना जहां हम लोग घूमे थे। और आप देखिए 8 साल बीत गए साहब। क्यों? क्योंकि कुछ जमीन और कुछ मुआवजे का मामला था। कौन से लोग थे, कौन सी जमीन थी और कैसा मुआवजा था? नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। विधाननगर में इनके 5 पार्षद लगभग इतनी बुरी कामों में लिप्त थे कि इनके 5 पार्षदों को उठाया गया है विधाननगर से, अलग अलग लोगों को। और वैसे तो इन लोगों पर बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम, उनसे मैं शुरू करूंगा, उसके बाद देखते हैं। एक आपको सुजीत बोस जी याद होंगे। सुजीत बोस जी कौन थे भाई? ये पूर्व मंत्री थे फायर सर्विसेज के, टीएमसी के बड़े नेता हैं। इनको ईडी ने उठा लिया है नगर पालिका भर्ती घोटाला में। शरीउल शेख कौन थे? टीएमसी के अध्यक्ष थे, काली चक के। इनको एनआईए ने उठाया है। क्यों? हिंसा के लिए। न्यायिक अधिकारियों को घेरा था, याद है? कहते थे कि सबका हिसाब करेंगे, अब सबका हिसाब हो रहा है। इन्होंने न्यायिक अधिकारियों को घेरा था, NH-12 पर ब्लॉकेट लगवाया था, वो जो बड़ा सा कांड, महिला न्यायिक अधिकारी की गाड़ी को किस तरीके से तोड़ा था, याद करें दर्शक जी। यूसुफ शेख, ये कौन है? मालदा हिंसा वाले हैं। कब मालदा हिंसा? सारी फाइलें खुल रही हैं, सारा हिसाब हो रहा है। समय का पहिया धीरे धीरे चलता है, बड़ी महीन चक्की होती है, बहुत महीन पीसा जा रहा है। मंजीर, अब नाम सब भी देखिए, मंजीर उर्फ भोला शेख, कमाल है ना? ये भाई साहब टीएमसी कार्यकर्ता थे, सूजापुर ग्राम पंचायत के, ये भी मालदा में शामिल हैं, और इन साहब को भी एनआईए ने उठाया है। आप समझ रहे हैं एनआईए का उठाना। इसके अलावा कुछ नाम मैं और दे देता हूं। सुशोभन मंडल जी उठाए गए हैं। ये पार्षद थे वार्ड 26 विधाननगर, और विधाननगर के पार्षदों की कारस्तानी देखिए। इनको पुलिस ने उठाया वसूली और धमकाने के आरोप में। सम्राट बरुआ 6 नंबर वार्ड पार्षद विधाननगर, अगेन जहां हम लोग बैठे थे गुरुजी, वो जो तालाब के आगे हम लोगों ने किया था, वही विधाननगर एरिया। उसके 26 नंबर वार्ड के पार्षद को उठाया। सम्राट बरुआ 6 नंबर वार्ड पार्षद है, उसको उठाया। दोनों पर सेम आरोप, वसूली, हिंसा, धमकाना। वार्ड नंबर विधाननगर के पार्षद भी उठा लिए गए हैं, समरेश चक्रवर्ती जी महाराज। और विधाननगर के 34 नंबर वार्ड के पार्षद रंजन पोद्दार जी भी उठाए गए हैं। इन पर भी सेम आरोप है, वसूली और धमकी। केएमसी यानी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सुदीप पल्ली को उठाया गया है, वसूली, हिंसा, धमकाना आरोपित। पंचायत पदाधिकारी कृष्णनगर सराजित विश्वास, संदेश खाली के उपाध्यक्ष टीएमसी श्रीधाम होली को उठाया गया है। उसके बाद आपको पार्षद हैं सुकुमार राय, रामचरित पान है, ग्राम प्रधान है अंडाल के, पश्चिम वर्तमान के। इन सब को वसूली, धमकी। और सुकुमार राय को मत भूलिएगा, पुलिस ने इनका जुलूस निकाला था। दर्शकों याद कीजिए, ये भाई साहब अपने घर से बनगांव में ये सेक्स रैकेट चला रहे थे, और ये वार्ड नंबर 22 बनगांव के पार्षद थे। केवल सर आर्थिक नुकसान नहीं कर रही थी ममता आर्थिक, सामाजिक और ये बंगाल की आत्मा को रुग्ण कर रही थी सर। इसने बंगाल की आत्मा को बीमार कर दिया 15 वर्षों में।
आपने देखा ना कि कोलकाता के हर एक पिलर पर कैसे बच्चियों के नंबर, नाम, रेट, लग रहा था जैसे एक विशाल वेश्यालय से हम लोग गुजर रहे हैं कोलकाता की गलियों से चलते हुए। क्यों वहां स्कूली लड़कियां, बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां क्यों इस व्यवसाय में हैं? क्योंकि एक तरफ लगातार आप पैसा फेंक रहे हैं, अथाह पैसा है जो अब धीरे धीरे शिकंजा कस रहा है इनके भतीजे पर, उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं और कब ये दोनों अंदर चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। ममता जी भी जाएंगी और अभिषेक बनर्जी भी जाएंगे, दोनों जाएंगे। लेकिन ये जो अशोकनगर में ड्रिलिंग की गई, ये जो 6600 फैक्ट्रियां गई, ये एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक अच्छा उपाय है कि आप इनको पॉलिटिकल वेंडेटा कह के माफ कर दें, भूल जाएं। लेकिन 4 मई, अभी 4 जून नहीं हुआ है, 1 महीना भी नहीं बीता है और सेलिब्रेशंस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा के बाद अब एक नया गाना बन गया है जो ममता बनर्जी ने परसों दिन कुछ संबोधित किया था फेसबुक लाइव आके, उस पर भाई लोगों ने गाना बना दिया। आप सोचिए कितना गुस्सा, कितनी नफरत भरी पड़ी है लोगों में। इसलिए ये सब जाएंगे एक के बाद एक, सब के सब रेले जाएंगे। अब मैं आपकी दोस्त तो हूं नहीं, आपकी जो बहुत अच्छी दोस्त है राफा खानम, जो मैं रेले की जगह कोई और शब्द इस्तेमाल कर दूं तो मैं तो कहूंगा रेले जाएंगे, सब के सब रेले जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, अभिषेक बनर्जी हो, टीएमसी का कोई लीडर हो, यहाँ तक कि ममता बनर्जी हो, चाहे वो हाईकोर्ट पहुंचे, चाहे सड़क पर, इसीलिए शायद वो निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। ये जो चोर चोर के नारे लग रहे हैं ना, ये चोर चोर के नारे केवल आर्थिक भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है। आज सुबह मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट शेयर किया है और उसमें तृणमूल का जो सिंबल है, वो 2 फूल और पत्ती, यह भी ममता बनर्जी ने चुराया है। दर्शकों, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो उस वीडियो में दरअसल वो एक आर्टिस्ट हैं जिनके बड़े भाई ने तृणमूल के लिए वो लोगो बनाया, वो चिन्ह बनाया ममता बनर्जी के लिए। और ममता बनर्जी ने क्या प्रचारित किया कि यह मेरे अंदर के कलाकार ने बनाया है। ममता ने कहा कि ये मेरा बनाया है तृणमूल का जो सिंबल है, जबकि वह एक आर्टिस्ट ने बनाया था। तो ममता बनर्जी कभी पेंटिंग, ममता बनर्जी कभी, मतलब नाटकों का एक अलग चरित्र ममता बनर्जी का है। लेकिन अब आते हैं, आपने इतने सारे हिसाब, और वो तो इतना निरंतर चल रहा है कि अभी आप गिनाएंगे 20 हिसाब और होता हुआ मिलेगा, दर्शक नीचे लिखेंगे अरे भाई साहब ये हो गया, ये हो गया। लेकिन आज हम बात करेंगे, जिस तरीके से आपने 6800 फैक्ट्रियों के तालाबंदी की बात की, ममता बनर्जी ने अगर केवल इस ऑयल एक्सप्लोरेशन का मामला में ले लूं, जो कि 2018 में ओएनजीसी ने कर दिया था, अब सौमिक भट्टाचार्य जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो निर्मला सीतारमण जी से मिलते हैं और मिलने के बाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो अमार सोनार बांग्ला का सपना देखा है, हम आपके पास प्रस्ताव लेके आए हैं, हमारे पास एक बड़ा विजन है, एक बड़ी कार्य योजना है, और जिसमें आर्थिक रूप से बदहाल वेस्ट बंगाल को हम बदल सकते हैं आपके सहयोग से। यहां आता है डबल इंजन वाली सरकार। और शुरुआत उन्होंने क्या ऑफर करके कहा कि पहले ये 240 मिलियन बैरल तेल जो वहां पर संभावित है, उसको शुरुआत किया जाए, उसका उत्खनन किया जाए, ताकि बंगाल पूरे देश की इकोनॉमी में योगदान करे और साथ साथ अपना शेयर हासिल कर सके। तो इसको कहते हैं कि किसी आर्थिक पैकेज, हे भगवान, हे सरकार, हमको पैकेज दे दो, नरेंद्र मोदी हमको पैकेज दे दो। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, यहां ध्यान रखिएगा वैलोक भाई, ये मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन पार्टी भी संगठन के स्तर पर बंगाल के दोबारा सोनार बांग्ला बनाने पर किस तरह संकल्पित है, ये बताता है कि स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट जाके मिल रहे हैं। बाद में तो ये सरकार के लेवल पर होगा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि केवल बंगाल में सरकार, शुभेंदु अधिकारी ही काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ मिलकर, समाज जिस तरीके से आपने कहा कि अभी भी उत्सव लगातार चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, लोग मुखबिरियां कर रहे हैं, वो खेत से जो नोटों के बोरे बरामद हुए हैं वो लोगों की मुखबिरी पर बरामद हुए हैं, लोग बता रहे हैं।
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बंगाल एक नया मॉडल दे रहा है जहां सरकार जो कि जनता की नुमाइंदगी कर रही है, जनता जो उसे सहयोग कर रही है, वह पार्टी संगठन वह भी अपने बंगाल अपने स्टेट को लेके बहुत ज्यादा सक्रिय है और बहुत ज्यादा सीरियस है। ये एक नया अप्रोच है जिसको आप गुड गवर्नेंस का शानदार मॉडल कह सकते हैं। गुड गवर्नेंस का शानदार मॉडल है, लेकिन नया क्या है भाई? हम लोग डबल इंजन के लिए इसीलिए तो परेशान थे। एक छोटा सा उदाहरण महाराष्ट्र का दे रहा हूं। महाराष्ट्र में जो वो तथाकथित गरीब नगर से लफंगों को भगाया गया, घुसपैठियों को, ये संभव होता क्या अगर ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होती? ट्रिपल इंजन जी भाई साहब, वहां अगर म्यूनिसपैलिटी नहीं होते, वहां अगर राज्य में आप नहीं होते, वहां अगर केंद्र में आप नहीं होते और रेलवे मिनिस्टर आपका नहीं होता, तो घंटा बाबा जी का नहीं होने वाला था वहां। 70 साल से तो बसा के रखा था ना, 1970 से 50 साल तो हो ही गए उन लोगों को बसे हुए। सुनील दत्त लेके आया था। तो ये जो डबल इंजन सरकार है सर, एक छोटा सा उदाहरण मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा। मेट्रो का कितना मीटर था सर? 100 मीटर की दूरी तय करनी थी। मैं देख के आया, आपने मैंने कहा, जानबूझ के टैक्सी आपने तो रुकवाई, मैंने कहा कि कहा, ये क्या है यार, ये तो मतलब 4 दिन का काम है और 4 दिन में हो भी गया। और वो 2 दिन में हो भी गया। लेकिन सवाल यही है कि आपकी भावना और आपका दिमाग क्या है। तो ममता बनर्जी की भावना और दिमाग ये था कि बंगाल को फैक्ट्री में लेबर सप्लायर बनाओ, बंगाल से सारी फैक्ट्रियां उजाड़ो, बांग्लादेश को तथाकथित तौर पर एक नई आर्थिक पावर बनाओ। जो बांग्लादेश खाने के मर रहा है, जो बांग्लादेश भूखमरी का शिकार है, उसको इन लोगों ने कैसा नैरेटिव गढ़ दिया। बांग्लादेश की आर्थिक ताकत देखिए, वो हराफा, जो चुड़ैल, डायन, जो भी कहिए आप उसको, जो देश का नहीं, उसके लिए मैं कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, जो कह रही थी कि मिस्टर मोदी जानिए कौन आपके बंगाल में रहना चाहता है, उस तरफ तो फलाना है, तो हमारा जीडीपी तो और ज्यादा है, मैं बांग्लादेश में रहती हूँ। आजकल गायब है कहीं, हो सकता है कि विदेश कहीं हो वो। महुआ मोइत्रा जिनके की बात कर रहे हैं ना आप? जी, मैं बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूं जो अपना पासवर्ड, संसदीय पासवर्ड तक दूसरों को देती हैं, और वो इस देश में अभी तक खुली घूम रही हैं। बांटने की आदत ये है ना। पूरा डिजाइन था, ये पूरा डिजाइन ममता बनर्जी और उनके चट्टे बट्टों का था कि बंगाल को रसातल में ले जाओ। 7 तल होते हैं, तल, अतल, वितल, और अंतिम तल होता है रसातल। रसातल में ले जाओ ताकि यहां से केवल और केवल मजदूरों की सप्लाई हो और एक ग्रेटर बांग्लादेश बने, जिस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से लेके सीआईए और तमाम जिस गिद्ध दृष्टि। मैं सचमुच अभी तक ये सिंक इन नहीं कर पा रहा है कि बंगाल बच गया है। अवनीश भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। अभी और आप भी देखिए, इस बात को समझने में समय ले रहा हूं कि क्या सचमुच बंगाल बच गया, क्योंकि जितना षड्यंत्र और जिस तरह की कारस्तानियां निकल रही हैं, आप हैरान हो जाएंगे। दर्शकों, सोचिए जरा। बिल्कुल ठीक बात है। और अब देखिए, वहां पर जिस तरीके की डेमोग्राफी चेंज और बाकी जितनी समस्याएं आपको दिख रही हैं, कार्रवाइयां दिख रही हैं, ये सब एक तरफ, लेकिन बंगाल का भला इतने से नहीं होने वाला है। और हम सबको इस बात का संतोष होना चाहिए कि पहले शुभेंदु अधिकारी जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, अन्य विभाग के मंत्रियों से मिलते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जाते हैं, मिलते हैं। और शुरुआत खबर की कहां से आती है कि 240 बिलियन बैरल तेल, इसका एक्सप्लोरेशन शुरू हो, ताकि बंगाल अपने अंशदान से अपना कल्याण का काम शुरू करे। याद कीजिए, कोई पैकेज नहीं मांगा गया है, कोई राहत पैकेज जैसी कोई बात नहीं चल रही है। ये होता है कि अपने संसाधनों को इस्तेमाल करके, और जब राष्ट्रवाद की राजनीति डबल इंजन की सरकार से चलती है, बंगाल को अभी बहुत सारे ऐसे काम की जरूरत है। हिसाब तो चल रहा है साहब, चलता रहेगा, लेकिन जो हिसाब गड़बड़ा दिया है बंगाल के आर्थिक तरक्की का, उसका क्या होगा? वो जो 6800 फैक्ट्रियां, बिल्कुल कंगाल हो चुका है बंगाल, उसका क्या होगा? हमें संतोष होना चाहिए कि जिस तरफ
हिसाब की बातें चल रही हैं, उसी के साथ साथ इन किताबों का भी संकलन हो रहा है और आशा की जानी चाहिए कि साल 18 में ओएनजीसी ने जो तेल खोजा था मात्र कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर अशोकनगर में, अब उसका ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू होगा बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है। और सहमति देने की बात नहीं थी, केंद्र तो पहले से ही था, ओएनजीसी तो पहले ही तैयार थी। ममता ने वहां पर रोक रखा था, न जाने किन वजहों से। ममता की नीयत केवल तुष्टिकरण की नहीं, ममता की नीयत एक सीआईए एजेंट जैसा व्यवहार करते हुए वेस्ट बंगाल को शेष भारत से काटने की थी। और वेस्ट बंगाल अगर कटता तो आप सोचिए नॉर्थ ईस्ट का क्या होता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में हमने और आपने केवल एक विधानसभा चुनाव नहीं जीता है, बंगाल में आपने अंतरराष्ट्रीय साजिशों को नाकाम किया है, जो लेफ्ट के समय से पिछले 50 सालों से चली आ रही थी, जिसे ममता बनर्जी ने और आगे धार दिया था। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि आज की ये चर्चा आपको कुछ न कुछ सार्थक जरूर दे रही होगी। अगर ये चर्चा आपको सार्थक लगे तो इसको आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को जिस तरीके से सब्सक्राइब करके आपने स्नेह दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।